जो हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, डिक्लेयर्ड, समझा, धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम, शुक्रिया फैजान साहब आपका। फैजान भाई, बात आपसे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि आपने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को बड़े करीब से देखा है, एक्टिव भी रहे हैं आप उसमें, और उसमें भी इमरजेंसी के दौरान भी गिरफ्तारियाँ हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, और अब जो वो घोषित इमरजेंसी थी जी, और अब जो सन 2014 से अब तक इतनी लंबी अघोषित इमरजेंसी चल रही है कि जिसको देखो रेड हो रही है। अभी सिसोदिया के ऊपर रेड हो गई है सिर्फ डर की वजह से कि उन लोगों ने सीधा सीधा अटैक गुजरात पे कर दिया, गुजरात जाने लगे और जगह अपनी पैर फैलाने लगे, जीत गए, पंजाब जीत गए, इस तरीके से। तो इनको जिससे भी खौफ होता है उसके ऊपर एसी भी देखिए ऐसा है जी। तो उसमें इसमें क्या फ़र्क समझते हैं? नहीं, सरकार ने तो ये सब, जितनी भी सरकारें हैं इस सब काम करती रहती हैं। मैंने बार बार ये बात कही कि यहाँ शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने इमरजेंसी की बात कही तो उस रांची इमरजेंसी को तो करीब से देखा क्या, उस ज़माने में तो एक्टिव भी थोड़ा थे। तो हुआ क्या, आला सदन इंदिरा गांधी ने उस ज़माने में उस वक्त इमरजेंसी लगाई और रातों रात को लोग सोए, सुबह जब आपकी आँख खुली तो पता चला कि साहब वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान के लीडर्स एक साथ पकड़ के बंद कर दिए गए। क्या मुराद देसाई, क्या चरण सिंह, क्या राजनारायण, क्या कर्पूरी ठाकुर, क्या फलां, क्या ढेका, ये तमाम के तमाम लोग एक साथ बंद कर दिए गए। पीलो मोदी, मतलब कोई बचा ही नहीं था। और उसके बाद बकिया पकड़ शुरू हो गई। जो सुबह जो नहीं पकड़ पाए थे तो लोग फिर छुपने लगे। तो जो बी ग्रेड के लीडर्स थे, ए ग्रेड के तो सब रात ही रात पकड़ लिए थे। बी ग्रेड के लीडर्स जो थे वो कुछ नहीं पकड़ पाए थे तो उन्होंने 24 घंटे में, 48 घंटे में, लेकिन जो बहुत सारे इधर उधर चले गए उनको नहीं पकड़ पाए। यहाँ पर मामला जो है, ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये धीरे 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 एक एक को ले रहे हैं और एक एक सरकार को गिराने की तरफ जा रहे हैं। असल में मिजाज जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनका खुद भी डिक्टेटराना है और वो मैं समझता हूँ उनके दिमाग में शायद ये ख्वाब है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर मैं बन जाऊँ। तो एक एक करके वो सरकारों को गिरा रहे हैं ताकि किसी स्टेट में कोई सरकार किसी दूसरे की रह न जाए, उस पर लगे हुए हैं। और वो काम तमाम कर रहे हैं जिससे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिमट करके उनके हाथ में आ जाए। और जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो जाहिर चीज़ है फिर वो डिक्टेटर आज़म हो जाएंगे और वो मनुस्मृति का संविधान लागू करने की बात भी वो कर रहे हैं, वो करेंगे। जो भगवान जो चाहे, राष्ट्रीय झंडा भगवा हो जाएगा, वो करेंगे। तो और बहुत ढर्रे से ये काम वो कर रहे हैं, जो चाहते हैं कर रहे हैं, जैसे चाहते हैं कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इन बातों को रियलाइज़ बिना किए हुए लोग जो हैं, अपोजिशन पार्टियां जो हैं, अब देखिए उस इमरजेंसी की बात आपने कही थी ना, उस इमरजेंसी में तो ऐसा हुआ कि तमाम के तमाम लीडर ओवरनाइट बंद कर दिए गए। और कहाँ जमात इस्लामी, कहाँ आरएसएस। जमात इस्लामी आरएसएस दोनों उठा करके जेल में थे जी, लेकिन वहीं से नहीं सुबह का आगाज़ हुआ, वहीं से नई सुबह का आगाज़ हुआ। मालूम हुआ कि जमात इस्लामी के जो लोग वहाँ अंदर थे उनको बताते हैं कि आरएसएस के लोग उनको लोटा ला कर देते थे कि मौलाना साहब लीजिए आपके नमाज का वक्त हो रहा है, वज़ू बना लीजिए। मतलब इस तरह की चीज़ें थी। तो यहाँ पर भी कोई नई सुबह का आगाज़ यकीनन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाई जब तक आदमी है तब तक करता है ये सब काम, वो समझता है कि नहीं अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। अभी मनीष सिसोदिया की जो बात आपने की तो उसी सिलसिले की तमाम एक कड़ियाँ हैं, समझा आपने। ईडी, सीबीआई, आईटी, अब यहाँ कुछ मामला नहीं बन रहा था तो उन्होंने सीबीआई लगा दिया। मामला देखिए ये है कि इस तरह की क्या है, इरेगुलरिटीज उसके अंदर है। देखिए अभी तक जो तमाम आप मतलब देख रहे होंगे, बहस देख रहे होंगे कि जो एक्साइज पॉलिसी यहाँ दिल्ली में इन्होंने बनाई उसमें कुछ इरेगुलरिटीज थी और फिर उन्होंने बनाया, फिर वापस ले लिया, ये किया होगा। तो इससे लगता है कि इन्होंने गड़बड़ी की और पैसे लिए। ठीक है, मेरा मानना ये है कि इससे पहले अगर आप जाएं तो आप ये देखेंगे कि इस तरह के इश्यूज़ जो हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ शुमार किए जाते थे। और सही बात है कि पॉलिटिकल इशू है। आपने एक पॉलिसी बनाई,
आपने उस पॉलिसी से आपने बैकआउट किया, तो आप या तो कहिए कि हमारे दबाव में बैकआउट किया तो अपना क्रेडिट लीजिए, या आप कहिए कि आप किसी मकसद के तहत गए तो सरकार को बेनकाब कीजिए, सरकार को बैकफुट पे खड़ा कीजिए। अब क्या सरकार उसका जवाब देगी? ये पॉलिटिकल इश्यूज को जो है ये ईडी और सीबीआई सब तमाम चीज़ें लगा करके उसको हर्ष करने की बात कर रहे हैं। हर्ष करने क्या बिल्कुल सरकार जो है एक तरह से खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर कहना चाहिए और बड़े भोडे ढंग से काम कर रही है और अपोजिशन को क्रश करना चाहती है। सीधी सीधी बात है, वो चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, उसी सिलसिले की ये सब कड़ियाँ हैं, अपना सरकार काम कर रही है। बस ये है मामला नहीं साहब। फिर इसका आउटकम क्या होगा, क्या आगे जाके? नहीं, आउटकम क्या होगा? आउटकम धीरे धीरे ये होगा। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जब एक बार इंदिरा गांधी ने सबको और डाइट बंद कर दिया, हजारों लोगों को, 50,000 को कहना चाहिए, छोटे बड़े लीडरों को मिला करके, कोई लीडर नाम लीजिए अपोजिशन का बचा ही नहीं था जो सुबह मालूम हुआ कि साहब वो अंदर हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रास्ते में था, मैं पीएम मोदी के यहाँ मुझे जाना था, मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं स्टेशन से उतरा उस्मानी राय से सोशल मीडिया वगैरह का चक्कर तो था नहीं, मोबाइल वगैरह, उतरा और सीधे मैंने वहाँ से टैक्सी की और पहुँच गया 2 नंबर लोधी स्टेट में वो रहते थे। वो जब वहाँ पहुँचा तो सन्नाटा, तो मैंने कहा चक्कर क्या है भाई? तो शर्मा उनका ये था, उसने कहा अरे आपको पता नहीं क्या हो गया? मैंने क्या हो गया भाई? अरे उसने कहा कि तमाम लोग बंद हो गए, ये हो गया, जिसका नाम लो मालूम बंद। तो ये हालात थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपने जमात इस्लामी को बंद किया, आरएसएस को बंद किया, तमाम लीडरों को बंद कर दिया, सारी पार्टी को वो कर दिया, बंद कर दिया, लीडरों को बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ? वहीं से अपोजिशन यूनिटी शुरू हुई, वहीं से निकल करके तख्ता पलटा गया और इंदिरा गांधी वॉज थ्रोन आउट। तो ये जो कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे पैदा होंगे। हालांकि अभी नहीं हो रहे हैं। मैं अभी जो बात कहना चाहता हूं कि अभी मैंने देखा कि कल ये सिसोदिया पे ये इन्होंने लगाया सीबीआई, तो अब वो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं गलत तो हो रहा है, मगर ऐसा है, मगर वैसा है करके उन्होंने इस एक्शन को भी सपोर्ट करने की बात वो करने लगे। तो ऐसा नहीं होता ना, वो अपोजिशन को यूनाइट होना पड़ेगा। मेरा मानना ये है निसाब कि ये तमाम के तमाम ये जो हो रहा है, पॉलिसी बनी और बिगड़ी, वापस लिया, ये किया वो किया, ये पॉलिटिकल इश्यूज है और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस होने चाहिए। अब आप कहेंगे साहब मेरे 3 ही एमएलए हैं तो मैं क्या करूं, इनके तो ये मुझे सुनेंगे नहीं। तो ये तो इसी बीच में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, ये तो सब चल रही है कि तमाम के तमाम जो स्टॉन्च बीजेपी के सपोर्टर थे, जी मुसलमान, जी एक आरिफ मोहम्मद खान को छोड़ के बाकी सबके सब झाड़ू फेर देंगे एक किस्म से। नकवी साहब, शाहनवाज साहब, जो भी है, इस वक्त किसी कमेटी में नहीं है, ये लोग कहीं नहीं है, सिर्फ आरिफ मोहम्मद खान को छोड़ के। लेकिन गवर्नर है, गवर्नर निकाल देंगे। ये क्यों हुआ इस तरीके से कि मुसलमानों को किसी कमेटी में नहीं रखा? पहले होते थे संसदीय कमेटी में होते थे, कई कमेटी नहीं होना चाहिए। देखिए तो ये क्यों इनको मुसलमानों को बिल्कुल एक तरफ उनको एकदम बिल्कुल निकाल करके वो शाहनवाज को तो वहां से भी साफ कर दिया। हाँ। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन कमेटी से भी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो इसके खिलाफ केस भी उभर करके जो आया है ना, ये कहीं ना कहीं से शय होगी, कोई ना कोई से उन्होंने कहा कि अब इसको लपेट में लो ताकि इस काबिल भी न रह जाए। वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब वो ऑलरेडी आउट ही हैं, तो अब ले दे के कोई बचा ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें इनकी हैं, इनका खाली एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ख्याल में कैबिनेट नहीं है, वो जो यूपी के अंदर है, और उसका नाम भी पता नहीं क्या है, वो कोई नाम जानता है, जीत के नहीं आया, उससे लेके आए हैं। वही मेरा मतलब कहने का है, वो तो बेचारा एक तरह से उनका क्लर्क है, वो मिनिस्टर है कहने के लिए। और मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद उसको भी शायद निकाल देंगे, जो चाहे सो करे। तो ये तो मुस्लिम फ्री जो है क्या कहते हैं, ये पूरी कमेटी और पूरी वो बनाना चाहते हैं। न कोई एमएलए है, न एमपी है, न कुछ है। मिनिस्टर की तो बात छोड़ दीजिए। अभी वो माइनॉरिटी कमीशन की भी बार बार खबर आती है कि माइनॉरिटीज़ नहीं, ये जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ठीक है, देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो आखिर मतलब
इससे फायदा क्या होगा कि वोट की राजनीति कर रहे हैं, किस चीज की राजनीति? अरे फायदा क्या नहीं साहब, आप भी ऐसा सवाल कर रहे हैं। उनका मकसद पूरा हो रहा है ना, वो हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, डिक्लेयर्ड, समझा, धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो डिक्लेयर करेंगे बाद में, पहले ये सब धीरे धीरे हम करते जाएं, धीरे 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 धीरे। तो इनका रिएक्शन देखे हैं, रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन तो जो है वो अपनी जगह पर रही है, लेकिन धीरे धीरे इनको माइनस करते जाइए। एक स्टेज ऐसी आएगी कि 100% रहेगा और हम फिर डिक्लेयर कर देंगे उसको। ये है मामला, वो तो उनका एजेंडा है, उनकी पॉलिसी है, इस पर कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। लेकिन ये कि इतनी बेहयाई से ये सब काम करेंगे, अब कैसे दुनिया को फेस करेंगे, क्या करेंगे, वो उनके सोचने की बात है। ये है मामला। लफ्ज बेहयाई इस्तेमाल किया है क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात की खबर जाती है जी, इस्लामिक कंट्री से अपने ताल्लुकात सही कर रहे हैं, वहाँ पे राजदूत अपने भेजते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी भाजपा यानी माइनॉरिटी मुसलमानों से साफ करते चले जाएं। देखिए आगे इसका क्या होता है जी, आगे देखेंगे, आपसे बात करेंगे इस सिलसिले में। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक में फिर ZK फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।